Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राउज अकेडमी लेकर आ रहा है महा स्कॉलरशिप टेस्ट 20 जनवरी 2024 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सवाल आता है कि टेस्ट आखिर ये किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो देखिए, MPPSC 2024 फाउंडेशन बैच, साथ ही अंडर ग्रेड कोर्सेज जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, इन सभी के लिए यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है, ज़ीरो कॉस्ट आपको यहाँ पर देना है। पहले जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहला नंबर स्कोर करेगा, जिसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर रैंक आएगी, उसको स्मार्टफोन मिलेगा। सेकंड प्राइज़ वाले को यहाँ पर स्मार्ट वॉच प्लस बैग मिलेगा और थर्ड प्राइज़ को बैग प्लस टी शर्ट मिलेगा। साथ ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट आप सभी के लिए वेट कर रहा है। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आप सभी के पास मौका है कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके 100% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले चर्चा करेंगे हम बक्सा नेशनल पार्क के बारे में। देखिए, बड़ी अच्छी सी हेडलाइन न्यूज़पेपर में आई है, टाइगर जिंदा है। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है जहां पर वेस्ट बंगाल में यहां पर बक्सा नेशनल पार्क में टाइगर के प्रेजेंस होने की पूरी गारंटी ले ली गई है और ये घटना घटी है लगभग 23 साल बाद। अगर हम इस पूरे इंसिडेंट की बात करें तो देखिए, वेस्ट बंगाल जो कि अपने बंगाल टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, ऐसे में बक्सा नेशनल पार्क में से आप देखेंगे 23 साल से टाइगर्स मिसिंग थे। लास्ट साइटिंग जो थी वो 12 दिसंबर 2021 को यहाँ पर देखी गई थी, जिसकी वजह से बार बार कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि जो बिग कैट है वो यहाँ पर देखिए परमानेंटली रिटर्न कर सकते हैं। और फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड जहाँ पर वेस्ट बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में, जो कि लगभग 760 स्क्वायर किलोमीटर का नदन बंगाल के अलीपुरदुआर के क्षेत्र में बना हुआ नेशनल पार्क है। एक लो डेंसिटी रिजर्व कॉरिडोर है जो कि अपनी नदन बॉर्डर को भूटान से शेयर करता है। साथ ही अगर हम देखें तो इसके आसपास आपको मानस टाइगर रिजर्व ईस्ट में देखने मिल जाएगा, जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा और कोचिंग ऑफ फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन बना देता है टाइगर्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो टाइगर रिजर्व है, ये लार्ज टाइगर टेरिटरी एक्सटेंडिंग जो हमारी होती है भूटान तक, इसका पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करें बक्सा नेशनल पार्क के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया, नदन वेस्ट बंगाल में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गैंगेटिक प्लेन्स का क्षेत्र देखने मिल जाता है, हिमालय की बॉर्डर देखने के लिए मिल जाती है। तो इकोलॉजिकली और एनवायरमेंटली अगर हम बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1983 में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था और ये बना था देश का 15वां टाइगर रिजर्व। 1986 में यहाँ पर जो पोर्शन है इस रिजर्व फॉरेस्ट का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 314.52 किलोमीटर, इसको बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए दे दिया गया था और सब्सिक्वेंटली इसका एक्सपांशन किया गया 1991 में। और इसी के साथ लगभग 54.47 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया गया था। 1992 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने भाई इनिशिएटिव दिखाया कि इसको नेशनल पार्क में कवर करना है और इसके बाद आप देखेंगे इसका एक्सपांशन हमें देखने मिल गया और फाइनली 1997 में ये नेशनल पार्क के रूप में हम सभी के सामने आया। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके के आपको वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिल जाते हैं, तो बहुत सारे नोटेबल स्पीशीज़ जैसे एशियन एलिफेंट, गौर जिसे हम इंडियन बाइसन के नाम से जानते हैं, सांबर डियर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड, एशियन गोल्डन कैट, ये सभी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। लगभग 284 बर्ड स्पीशीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल इन नेचर। चलिए अब एक मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर मौजूद है। सो यू कैन सी द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ बक्सा नेशनल पार्क। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। बहुत अच्छा आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म यहाँ पर आजकल प्रचलन में है, विच इज़ द साइबर किडनैपिंग। देखिए, एक 17 साल
का चाइनीज़ स्टूडेंट हम यहाँ पर बात करें, काई जुआंग जिनका नाम है, इनके मिसिंग होने की खबर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी कि ये मिसिंग है उठा लगभग 28 दिसंबर से। हालांकि बाद में जब इनको ढूंढा गया, पाया गया, तो देखा गया कि भाई ये यहीं पर एक ब्रिघम सिटी के आसपास लगभग 40 किलोमीटर दूर ब्रिघम सिटी से ये यहाँ पर एक टेंट में आइसोलेटेड, सेल्फ आइसोलेटेड रूप में मिले। और बेसिकली यहाँ पर ये मुद्दा क्यों निकल कर आया, क्योंकि ये संबंधित है साइबर किडनैपिंग से। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये होता क्या है। मोर ओवर यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने लगभग $80,000 रैंसम के रूप में भी चुका दिए थे। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर साइबर किडनैपिंग होती क्या है। देखिए, साइबर किडनैपिंग भी एक तरीके का क्रिमिनल एक्ट है, जहाँ पर जो प्रिपरेटर्स होते हैं वो कन्वेंस कर लेते हैं विक्टिम को कि भाई तुम छुप जाओ, और उसके बाद आपके लव्ड वन जब आपको रैंसम अमाउंट दे देंगे, ठीक है भाई, जब आप छुप जाए, आप यहाँ पर छुप जाइए, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर कन्वेंस कर देंगे विक्टिम को कि भाई यू गो एंड बेसिकली हाइड। फिर ये यहाँ पर पेरेंट्स या जो लव्ड वन है उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और रैंसम के लिए डिमांड करते हैं। साथ ही विक्टिम को यहाँ पर ये भी बोल दिया जाता है, देखो आपको आपकी इस तरीके की पिक्चर्स यहाँ पर सेल्फ आइसोलेट होकर भेजनी है, जैसे ऐसा लगे कि भाई आपको कैप्टिव बनाया गया है, आपको बाउंड किया गया है, गीस्ट किया गया है। और फिर उसके बाद ये सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं ये फैमिली को यहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। दोनों पार्टीज इस तरीके से बिलीव करती हैं दैट देयर लव्ड वंस विल बी हार्म्ड इफ़ दे डू नॉट डू एज द किडनैपर आस्क। और दोनों को कि नहीं पता है बेसिकली कि यहाँ पर चल क्या रहा है, राइट। सो किडनैपर्स दो नॉट फिजिकली प्रेजेंट मॉनिटर द विक्टिम ऑनलाइन, लाइक कैमरा लगाया हुआ है, वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर विक्टिम को मॉनिटर किया जा रहा है और उनको बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अब आप समझ रहे होंगे कि जो किडनैपर है वो फिजिकल रूप में यहाँ पर नहीं मौजूद होते हैं, बल्कि वो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड के थ्रू, वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर करते हैं। और इसी के बाद आप देखेंगे कि ये, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा इंसिडेंट, ऑनलाइन इंसिडेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसीलिए इस टर्म को साइबर किडनैपिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए मोडस ऑपरेंडी की बात करें कि आखिर क्या होता है इस तरीके की एक्टिविटीज़ के पीछे। तो देखिए, साइबर किडनैपर्स बेसिकली मैनिपुलेट कर देते हैं विक्टिम को, एक सीन यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, एक फियर क्रिएट कर देते हैं कि भाई तुम्हें थ्रेट है, तुम्हें वायलेंस है और तुमको हार्म किया जा सकता है अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। एंड सेम गोज विद दी लव्ड वंस कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो ऐसा ऐसा किया जाएगा। देन एक तरीके की टैक्टिक्स होती है कि भाई ठीक है, वी आर नॉट फिजिकली देयर बट यू आर सो मच इनटू फियर कि आप हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। इसके बाद वीडियो कॉल्स के थ्रू यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है और सेम साइमल्टेनियसली यहाँ पर फैमिली को कन्विंस किया जाता है कि आप यहाँ पर अमाउंट को पे करें। सो बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा खेल है ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और डिसेप्शन पर आधारित होता है रादर देन द फिजिकल इन्वॉल्वमेंट और फिजिकली अबडक्शन एनीवन। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें अगर हम FBI के हिसाब से बात करें। सो वर्चुअल किडनैपिंग बहुत सारे फॉर्म में यहाँ पर फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है विच इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बहुत ज़्यादा देखिए एक थ्रेट समझ में आने लगा है, कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। साइबर किडनैपिंग स्कैम्स की बात करें, AI का इस्तेमाल करके आप देखिए वॉइस मैनिपुलेशन कर लिया जाता है, डीप फेक्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से जो लव्ड वन होते हैं वो डिस्ट्रेस में आ जाते हैं एंड दे गो लाइक टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड और देयर लव्ड वंस। सो ऐसे में अगर हम बात करें तो जो लगातार केसेस हैं ये यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके की जो केसेस है साइबर किडनैपिंग के, ये सबसे पहली बार हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने मिले थे और उसके बाद से लगातार इस तरीके की इंसिडेंट्स लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए प्रोटेक्टिव मेजर्स की अगर बात करूं तो देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, आपको अगर कोई अननोन कॉल्स आते हैं, किसी तरीके के अननोन नंबर्स आते हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज अगर नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई स्कैम कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो आइडेंटिफाई इट। अदरवाइज आपके लिए जो भी एक अप्रोप्रिएट नंबर है जहां पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं सिंगल डाउट में भी, तो इमीडिएटली करिए। सो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन जस्ट ब्लाइंड फोल्डेडली, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट्स ऑल्सो। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। 10वीं शताब्दी का
कदम्ब इंस्क्रिप्शन जो कि कन्नड़ और संस्कृत में लिखा गया है, ये मिला है गोवा से, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग न्यूज़। ठीक है, बात करते हैं 10वीं शताब्दी 10वीं एडी के इस कदम्ब पीरियड का, जो जिसको डिस्कवर किया गया है महादेव टेम्पल एट काकोडा इन सदर्न गोवा। इस इंस्क्रिप्शन की बात करें तो देखिए इसमें स्टोरी यहाँ पर एक नरेट की गई है तलारा नेवैया सन, जिनका नाम है गुंडैया, हु प्लेज टू फुलफिल्स हिज फादर डिजायर ऑफ कैप्चरिंग अ गोपुरा विच इज अ गेटवे ऑफ द पोर्ट ऑफ गोवा। गुंडाया फाउट लाइक वैलिटली इन द बैटल, और यहाँ पर वो सक्सीड भी कर जाएंगे, अपने फादर की विश को पूरा भी कर देंगे, बट सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ इन दिस प्रोसेस, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी को बताता है ये पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब देखिए बात अगर हम करें कदम्बास की, तो कदम्बास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गोवा की डायनेस्टी ये हमें देखने के लिए मिल जाती है, जो कि चालुक्यास, जो कल्याण के चालुक्यास हैं उनके सबॉर्डिनेट रहते हैं, और इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल देखने के लिए मिलता है राष्ट्रकूट को ओवरथ्रो करने को लेकर। कदम्ब सहस्त्रदेवा को अपॉइंट किया जाता है एज अ महामंडलेश्वर और गोवा चालुक्यास के द्वारा। इस समय चालुक्यास के अगर हम किंग की बात करें तो ये थे तैलपा, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, तैलपा द्वितीय। ठीक है, देन conquered चंदवारा in 960 AD and later secured the port of गोपाकपट्टनम, जिसको आज की डेट में आप देखिए गोवा के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप जब भी गोवा देखते हैं तो आपको सिर्फ एक वेस्टर्न कल्चर नज़र आता है, सिंस ये बहुत लंबे समय तक एक कॉलोनी के रूप में रहा है। लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इट इज़ वेरी अमेजिंग, आपको एक एंशियंट ट्रूथ, एक एंशियंट टच यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आप याद रखेंगे जब हम कदम्बास की बात करते हैं तो ये सबॉर्डिनेट थे कल्याण के चालुक्यास के। तैलवन जो कि चालुक्य रूलर थे, इन्होंने कदम्ब सहस्त्रदेव को यहाँ का महामंडलेश्वर बनाया, जो कि आपको पता है एक हाईएस्ट पोजीशन होती है। अगेन यहाँ पर इन्होंने चंदवारा को कैप्चर किया 960 AD में, और बाद में गोपकपट्टनम, ठीक है, पत्तनम आपको पता है जहाँ भी लग जाता है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोर्टल एरिया, और यहाँ पर गोवा को कैप्चर किया गया था। ओके, चलिए बात करते हैं गोवा के कदम्बास के बारे में, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जाना। देखिए कदम्बास ऑफ गोवास की अगर हम बात करें तो लेट क्लासिकल पीरियड में हमें यूजुअली ये देखने के लिए मिलते हैं, लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के आसपास का टाइम पीरियड देखने के लिए मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इनकी टेरिटरीज थी फ्रॉम शिलाहारास, और यहाँ पर बाद में ये गोपकपट्टनम जो कि आज की डेट का गोवा है, इसको यहाँ पर कैपिटल बनाएंगे। चलिए एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। कदम्ब सहस्त्रदेव जो कि फ्यूडेटर थे चालुक्यास का, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इनको यहाँ पर महामंडलेश्वर बनाया गया था, ठीक है, बाय दी चालुक्यास किंग तैलपा द्वितीय। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर एक बहुत क्लियर कट हमें अलायंस देखने के लिए मिलता है। कदम्बाज और चालुक्याज यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाएंगे, जो कि यहाँ पे सवाई वेरे इंस्क्रिप्शन में बहुत क्लियरली मेंशन मिलता है। साथ में ये यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे और राष्ट्रकूटास से निपटने के लिए देखिए यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी जो कि बहुत ऐतिहासिक रहेंगी। क्वेंकस्ट की बात करें तो कदम्ब सहस्त्रदेव के मिलिट्री अचीवमेंट में हमें चांदपुर फ्रॉम सिल्हारारा 960 CE देखने मिलेगा, और इसी कॉन्क्वेस्ट के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा गोवान कदम्ब डायनेस्टी का, जो कि अपने आप में एक सेपरेट डायनेस्टी के रूप में चालुक्या से सेपरेट हमें देखने के लिए मिलेगी। ओके, इनिशियली अगर हम बात करें कदम्बास की तो इनकी जो कैपिटल थी इट वाज चंदौर, और बाद में ये कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी टू दी गोपकपट्टनम, जिसको बाद में यहाँ पर कैप्चर किया गया था आफ्टर 960 AD, और इसी के साथ गोवा आ जाएगा कदम्बास के पास। सो ये यहाँ पर कुछ लोकेशन है, कुछ मैप है आपको 10th सेंचुरी के आसपास का, जो आपको मदद करेगा समझने के लिए कि किस तरीके की सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। चूँकि यहाँ पर चालुक्यास लिखा है और मैंने आपको बताया कि जो चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे कदम्बास, उन्हीं के पास ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड्स द केरला वे।
समझते हैं आखिर बात किस बारे में की जा रही है। देखिए 2024 की शुरुआत हो चुकी है और एक नोटेबल न्यूज़ हमें देखने मिली है इन द राम ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, जो कि अपने आप में एक न्यू अर्बन कमीशन का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होना इन द स्टेट ऑफ केरला अपने आप में एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। लगभग आप देखेंगे 38 सालों के बाद यहाँ पर इसका फॉर्मेशन किया गया है, एक नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इट वॉज प्रपोज्ड। और इसके बाद अब हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। प्रीवियस कमीशन की बात करें तो इसको शुरुआत किया गया था रेनाउंड आर्किटेक्ट, आप सभी जानते हैं जब भी हम भारत की बात करते हैं हमारे सामने आ जाते हैं चार्ल्स कोरिया, हु फेस्ड चैलेंजेस विद द अनटाइमली डिमाइसेस ऑफ राजीव गांधी। और इसके बाद जो भी है क्रूशियल रिकमेंडेशन इनके द्वारा किए गए थे उनको निगलेक्ट कर दिया गया था। तो आप सभी को पता है कि कंडीशन बहुत वर्स हो चुकी थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उनके असैसिनेशन के बाद। हालांकि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने मिले, एक शिफ्ट देखने मिला पॉलिसीज़ को लेकर कि किस तरीके से हमें प्राइवेट इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है अर्बन डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर हम करंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इससे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि एक सब्सटेंशियल अर्बन शिफ्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, लगभग आप देखेंगे तो 56% से भी ज़्यादा लोग आज की डेट में सिटीज़ में रहते हैं। एक कॉन्ट्रास्ट की बात करें अगर हम तो देखिए कार्ल मार्क्स हु रोट कैपिटल वेयर अर्बन सेंटर्स एसोसिएट फॉर जस्ट ओवर 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि कार्ल मार्क्स का टाइम बहुत पहले का था, हमें बात करनी है वर्तमान समय की। अर्बनाइजेशन की बात करें, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होता है और इसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट और रैपिड चेंजेस हमें दुनिया भर में देखने के लिए मिलते हैं। किस तरीके के चेंजेस? देखिए, चाहे आप बात कर लें क्लाइमेट्स की, चाहे आप बात कर लें लैंड यूज़ की, बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो, या फिर हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हो लाइक अनइक्वल डेवलपमेंट हो, पॉपुलेशन हो, क्राइसिस हो, हाउसिंग चैलेंजेस हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अर्बनाइजेशन में देखने के लिए मिलती है। ऐसे में सिटी डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोसेस हो जाता है, ताकि इस पूरे की पूरा जो सेटअप है, जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है अर्बन सेंटर्स का या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का या कैपिटल एक्यूमुलेट करने का, इसको यहाँ पर सॉल्व किया जा सके। और इसी को लेकर देखिए हमें बात करनी होगी अर्बन डेवलपमेंट की। चलिए अगर हम कुछ पीछे चले तो पिछले 3 दशकों से अगर हम देखें, जो नेहरूवियन पीरियड जिसको हम यूजुअली बोलते हैं, इसने बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखा। लगभग 150 से भी ज़्यादा नए टाउन्स यहाँ पर हमें देखने मिले हैं, जिसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग मैकेनिज्म किया गया है और कहीं ना कहीं एक मास्टर प्लान, एक डेवलपमेंट प्लान्स यहाँ पर बनाए गए हैं। नेहरूवियन अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये लेट 1980s में देखने के लिए मिली थी और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने मिला था इन दी अर्बन डेवलपमेंट। देखिए, डिस्पाइट ऑफ गुड इंटेंशन, जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है, ठीक है, इट वॉज ड्रिवन बाय द स्टेट एज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, और इसी के कारण जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव था ये फेल हो गया। सेंट्रलाइज प्लानिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ रूटेड इन द स्टेट एज अ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, और इसी के कारण आप देखेंगे एक जो मास रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है वो तो हुआ, बट वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फेल्यूर साबित हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है उसने अपनी प्रोमिनेंस यहाँ पर खो दी थी। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इट टुक प्रेसिडेंस इन द अर्बन स्पेस, रिवीलिंग द इनएडुकेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग अर्बन प्लान्स। और इसी के बाद 1990s के बाद अर्बन डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस आए। अब देखिए, जब भी हम 1990s के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए ये वो टाइम पीरियड है जब हम अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे, जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे। और इसी की वजह से जब प्राइवेटाइजेशन होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने मिलेगा, आपको ग्लोबल सिटीज़ का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। सो मेजर जो अर्बन प्लानिंग्स थी वो उनको इंटरेस्ट किया गया कि भाई कहीं ना कहीं एक तरीके का प्लान यहाँ पर क्रिएट करना है। जो हमारा शिफ्ट है वो बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से बदल गया। जो अर्लियर शिफ्ट था वो सोशल वेलफेयर हुआ करता था, अब वो रियल एस्टेट की तरफ बन गया। सिटीज़ कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर आ गया। सिटीज़ को अब इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह यहाँ पर देखा जाने लगा, और इसकी वजह से पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया कि भाई क्या एनलाइटनमेंट होगा, क्या कम्युनल लिविंग
सॉल्विंग होगी, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर अर्बनाइजेशन का होना चाहिए, अब ये केवल और केवल कंपटीशन बन के यहाँ पर रह गया था। और ऐसे में आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सिटी वाइड अप्रोच की आवश्यकता यहाँ पर देखने मिली। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होने लगे और ऐसे में जो इनिशिएटिव्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, इनकी आवश्यकता हमें देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए 1985 में जो अर्बन कमीशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है उसको यहाँ पर रिवाइज करने की आवश्यकता है। बेसिकली एक इस तरीके की स्ट्रैटेजीज लाना होगा जो कि इफ़ेक्टिव हो, इनइफेक्टिव ना हो। नेसेसिटी है कि एक नेशनल और स्टेट लेवल अर्बन कमीशंस को यहाँ पर फॉर्म किया जाए जो एनालाइज करे कि अर्बनाइजेशन के लिए की पैटर्न क्या होना चाहिए। फोकस यहाँ पर होना चाहिए इस पैटर्न को समझने में, जैसे जो आज की डेट की समस्याएं हैं लाइक माइग्रेशन, सेटलमेंट डायनेमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मिशन ओरिएंटेड अप्रोच है, जैसे आप देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन, इट इज़ अ मिशन ओरिएंटेड, अमृत, हृदय, PMAY, कहीं ना कहीं ये डिटैच हो जाती हैं एक्चुअल अर्बनाइजेशन प्रोसेस से। ठीक है, एक जो डिज़ायर है आउटकम का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम देखने के लिए मिलता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हम केवल और केवल लाइक हम स्वच्छ भारत के लिए काम ना करें, ना केवल हम अमृत स्कीम्स को लेकर काम करें, बट माइग्रेशन डायनेमिक्स क्या है, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमारी सिटीज़ के ऊपर पड़ रहा है, इनसे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, एक फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन भी क्रिएट करना होगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर ही हम अर्बन डेवलपमेंट की तरफ चल सकते हैं। और यहीं पर हमको ध्यान आ जाती है सबसे पहले केरला की अर्बन कमीशन को लेकर। अगेंस्ट द बिग बैकड्रॉप ऑफ द कॉम्प्लेक्स अर्बन डेवलपमेंट चैलेंजेस, केरला ने यहाँ पर एक प्रोएक्टिव स्टेप उठाया है और केरला अर्बन कमीशन को इस्टेब्लिश किया है। इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इंट्रिकेट इश्यूज जो हैं अर्बनाइजेशन को लेकर उनको निपटने के लिए इसे बनाया गया है। जो बहुत सारी स्टेट पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। साथ ही इस कमीशन को ग्रांट किए गए हैं 12 महीने का एक मैंडेट, ताकि नेविगेट किया जा सके इंट्रिकेसीज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन केरला। कमीशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप तैयार करना है अर्बन डेवलपमेंट को फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, क्योंकि आप देखिए एक रैपिड चेंजेस होते हैं सिटीज़ में, लेकिन कम से कम 25 साल को ध्यान में रखते हुए आप IT को ध्यान में रखिए, आप लगातार होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखिए, आप साथ में क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एक आइडियल सिनेरियो क्रिएट करता है कि किस तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच लेके केरला अर्बन कमीशन यहाँ पर काम करेगा। और इसी तरीके के कमीशंस की आवश्यकता बाकी सारे स्टेट्स को भी हो सकती है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं सेंटर यहाँ पर एक्सपैंड करना चाहती है ECGC, which is the Export Credit Guarantee Corporation cover to individual jewelry exporter। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिनका नाम है मिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है कि वो ECGC जो है ECGC इसका जो कवर है उसको ना केवल बैंक तक रखे बल्कि इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स जो हैं विद इन दी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर वहाँ तक भी इसको पहुँचा सके। एक रिसेंट इनिशिएटिव के थ्रू यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं हम ECGC के बारे में, जो हमें समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी बातें हम यहाँ पर साइडलाइन करेंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है। आप याद रखेंगे गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी आपको देखने मिलती है। 1957 में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था ताकि प्रमोट किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके इंडियन एक्सपोर्ट्स को। और किस तरीके से लेकिन सपोर्ट करेंगे, देखिए क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज के थ्रू। ये यहाँ पर एडमिनिस्टर करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट को यहाँ पर प्रमोट करना है क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज देकर। साथ ही ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है, कवर करती है, ऑफर करती है इस तरीके की पॉलिसीज़ जिसके तहत जो एक्सपोर्ट्स हों उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ को चेंज किया जा सके।
साथ ही जितने भी एक्सपोर्टर होते हैं, अगर वहाँ पर कोई नॉन पेमेंट रिस्क अराइज होता है, उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओवरसीज बायर्स की बात कर लें, कमर्शियल या पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात कर लें, इन सभी के लिए एक प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो दो सवाल आप सभी के सामने हैं, एक रिलेट कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर से, वहीं दूसरा आपको देखने मिलेगा अर्बन कमीशन इन इंडिया को लेकर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। इसका डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जिनको किसी प्रकार का कोई संशय है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स, आप अपनी क्वेरी यहाँ पर मुझे मेल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं 1 to 1। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर कर सकती हूँ pragyapande@rousacademy.in, where I will resolve all your queries related with the current affairs. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.